हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो समझते हैं पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। देखिए, इसमें जो एक्स वाई हैं ये दो चर हैं और ये जो ए बी सी हैं ये अचर हैं और ये वास्तविक संख्याएं हैं। इसके साथ ही साथ ये दो चरों में रैखिक समीकरण केवल तभी कहलाएगा जब ये जो x का गुणांक है a और जो y का गुणांक है b ये दोनों नॉन जीरो अर्थात अशून्य होने चाहिए। तो ये बात भी हम लिखेंगे, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a b c कैसी संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि a b अशून्य है। अशून्य है अर्थात अशून्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन जीरो को, कि a जीरो नहीं है और b जीरो नहीं है। आप ये कोशिश करिए समझने की आखिर ये कंडीशन इसमें क्यों लगाई गई है। मैं बताता हूं आपको ये कंडीशन कंपलसरी क्यों है। सपोज करो कि अगर मैं नॉन जीरो की बजाय जीरो कर दूं, ए को मैं जीरो कर दूंगा और जीरो की जब एक्स से गुणा होगी तो ये पद जो है वो गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो केवल ये रह जाएगा। तो उसमें केवल एक चर रह जाएगा वाई, जबकि हम कह रहे हैं दो चर। अगर मैं ए और बी दोनों को जीरो कर दूं तो दोनों ही चर गायब हो जाएंगे, तो केवल कांस्टेंट रह जाएगा। तो दो चर तभी एग्जिस्ट करेंगे, तभी अस्तित्व में होंगे जब उनके गुणांक अर्थात ए और बी का मान नॉन जीरो हो अर्थात अशून्य हो। तो ये परिभाषा हो गई आपकी दो चरों में रैखिक समीकरण। अब जैसे इसका एक उदाहरण भी ले लेते हैं, चलिए। जैसे कोई एक समीकरण में लिख रहा हूं 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इससे तुलना करें, ये मानक रूप है इसका समीकरण का। अगर इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें a का मान मिलेगा 2। a क्या है, x का गुणांक, और x का गुणांक है यहां पर 2, और b क्या है यहां पर 3, और c क्या है यहां पर -5। ये तीनों जो है ए बी सी हमारी क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं और जिसमें ए और बी जीरो नहीं है। ए और बी का जीरो ना होना इसकी एक कंपल्सरी कंडीशन है। तो ये परिभाषा हो गई पूरी दो चरों में रैखिक समीकरण। अब समझते हैं कि दो चरों में अगर कोई रैखिक समीकरण है तो उसका हल कैसे निकालेंगे हम। दो चरों में रैखिक समीकरण का हल यही लिख सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालेंगे। देखिए, समीकरण तो इस टाइप की है तुम्हारे सामने। इसमें x और y के ऐसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो दो चरों में रैखिक समीकरण का हल कहलाते हैं। संतुष्ट करते हैं, इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब यह है कि एक्स वाई के आप कोई दो मान इसमें रखो एलएचएस में, और रखने के बाद आरएचएस अर्थात जीरो आ जाए तो हम ये कहेंगे कि वो मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, और जो मान रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो उसके हल कहलाएंगे। तो यहां पे लिख रहे हैं इसकी परिभाषा भी कि चरों
x और y के वे मान जो समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं, समीकरण के हल कहलाते हैं। समीकरण के हल कहलाते हैं। जैसे एक समीकरण कंसीडर करते हैं अपनी तरफ से, दो चरों वाली, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दो चरों में रैखिक समीकरण है। अब हम चाह रहे हैं कि इसके हल के बारे में देखो। यदि इसमें हम x का मान 0 रख दें और y का मान 5 रख दें तो क्या होगा? LHS में x और 0 y और 5 रखने पर रख दो तो यहां पर 0 प्लस 5 माइनस 5, ये 5 से 5 कट जाएगा और 0 आ जाएगा और ये आ गया RHS। अर्थात ये दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं और जो मान इसको संतुष्ट करेंगे वो समीकरण के हल कहलाएंगे। अर्थात x बराबर 0 y बराबर 5 इस समीकरण के हल हैं। अब बात ये आती है कितने हल हो सकते हैं इसके। देखिए कितने हल हो सकते हैं। अगर मैं x बराबर 1 रखूं और y बराबर 4 रखूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 ये भी 0 आ गया, ये भी RHS आ गई। तो मैं कह सकता हूं ये भी इसका हल है। अगर मैं x बराबर 2 और y बराबर 3 रखूंगा तो 2 प्लस 3 5 और 5 माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा, तो ये भी इसका हल है। अगर मैं x बराबर 3 y बराबर 2 रखूंगा तो वो भी संतुष्ट करेगा। इस तरह से बहुत सारे मान x y के बहुत मान, अपरिमित रूप से अनेक मान हम इसमें रख सकते हैं जो कि इस समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, अर्थात वो सभी इसके हल होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। देखिए अभी तो मैंने ये पूर्णांक लिए हैं, पूर्णांकों के अलावा और भी ले सकता हूं मैं। जैसे अगर मैं x बराबर रखूं 1/2 और y बराबर रखूं 9/2 तब भी ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि देखो मैं रख के दिखा देता हूं आपको। रखने पर ये हम LHS में रखेंगे 1/2 प्लस 9/2 माइनस 5, ये LHS हम चेक कर रहे हैं तो यहां पर 2 का एलसीएम ले लें तो 1 प्लस 9 माइनस 5, 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10, 10/2 माइनस 5 और 2 से ही कट जाएगा और 5 माइनस 5, 5 से 5 कट जाएगा, क्या आएगा 0 आ जाएगा। अर्थात ये भी इस समीकरण को हल कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये परिमेय संख्या के परिमेय के रूप में है और ये मैंने लिए थे पूर्णांकों के रूप में, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ABC जो है वो कैसी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या वो होती है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर बनती है, अर्थात वो संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो सभी वास्तविक संख्या कहलाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। तो अब हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण और उसका हल सीख लिया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो समझाएंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यही था कि इसके अनेक हल होते हैं, तो इन सब बातों को लिख ले रहे हैं कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं। देखिए महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से तत्व हैं इसके दो चरों वाले रैखिक समीकरण के। सबसे पहले तो अभी आपने समझ लिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं।
बात तो ये समझ में आ गई कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि समीकरण के हल x बराबर a y बराबर b हैं तो इसे क्रमित युग्म कैसा होगा, जैसे a, b ये क्रमित युग्म के रूप में लिखा जाता है। देखिए इसको क्रमित युग्म क्यों कहते हैं। युग्म का मतलब होता है दो, तो ये दो तो है ही, और क्रमित का मतलब क्रम है। इनमें क्रम क्या है कि जो पहला मान है वो x का है और जो दूसरा मान है वो y का है, तो इसमें एक क्रम भी है और ये युग्म भी है। इसको हम क्रमित युग्म कहते हैं। अर्थात अभी जो हमने दिखाए थे आपको जो हल, तो उन हल को जैसे मैंने एक x बराबर 0 रखा था और y का मान 5 रखा था, और एक बार मैंने 1 रखा था और 4 रखा था, और एक बार हम 2 रखे तो 3 रखे, ये सभी मान जो थे वो उस रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर रहे थे। वो रैखिक समीकरण कौन सी थी, वो ये थी x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो ये जितने भी रैखिक युग्म मैंने लिखे हैं ये सभी समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये सभी के हल हैं। तो अगर x और y दोनों के जो हल हैं, x y के जो मान हैं जो समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, उनको हम क्रमित युग्म के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। एक बात। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि अगर हम इसका आलेख बनाएं, आलेख का मतलब होता है ग्राफ, तो ग्राफ में हमेशा एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे मान लो ये हमारी y अक्ष है और ये हमारी x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो हमें जो इसका ग्राफ होता है वो हमेशा रेखा के रूप में मिलेगा। जैसे ऐसा कोई रेखा मिल रही है हमें, ये रेखा है, मान लो ये यहाँ पर a बिंदु मान लो और ये यहाँ पर b बिंदु मान लो, और ये मूल बिंदु होता है जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उसको मूल बिंदु कहते हैं। ऐसे o से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ग्राफ बनाएंगे हमेशा एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो इस बात को भी लिख ले रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ या आलेख एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। नंबर 4, देखिए एक बात आपको और बताएं, जैसे इस सरल रेखा पर बहुत सारे बिंदु बना ले रहा हूं मैं। ये C बिंदु है, ये D है, ये E है और ये F है। ये जितने भी बिंदु हैं, बिंदु हमेशा क्रमित युग्म के रूप में होंगे। जैसे मान लो ये A, B है, ये C, D है, इस तरह से, या ये D, E है, या फिर ये E, F है। जो बिंदु होते हैं वो हमेशा क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। ये जितने भी बिंदु इस रेखा पर होंगे वो सभी के सभी इस जो हमारी समीकरण होगी दो चर वाली, उसके हल होंगे सब सारे के सारे। और दूसरी बात, जो भी दो चर वाले रेखक समीकरण के हल होंगे वो सभी बिंदु इस रेखा पर स्थित होंगे। तो इस बात को हम लिख लेते हैं कि रैखिक समीकरण पर स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरण का एक हल होता है, एक हल होता है। मतलब जो भी बिंदु इस रेखा पर होगा वो उसका हल होगा रैखिक समीकरण का। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल आलेख पर स्थित, रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित
उसके आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। मतलब मैंने एक बात को दो तरह से कहा, इस बात को फिर से समझ लीजिए आप कि जो भी बिंदु उसके आलेख पर स्थित होगा वो उस समीकरण का हल होगा, और जो भी बिंदु, जो भी क्रमित युग्म उस समीकरण का हल है वो बिंदु आलेख पर स्थित होगा। यानी हमने इस बात को दोनों तरफ से कह रहा हूं कि जो बिंदु आलेख पर है वो उसका हल है, और जो भी रेखा का हल है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल है वो उस रेखा पर स्थित होगा, उसके ग्राफ पर, उसके आलेख पर स्थित होगा। ये बात है। अब देखिए पांचवी बात, देखिए ये एक वाई अक्ष है और ये एक एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष को हम इस तरह लिखते हैं, इधर एक्स डैश लिखते हैं, इधर एक्स, और बीच में यहाँ पर मूल बिंदु होता है। वाई अक्ष को ऊपर वाई लिखते हैं और नीचे वाई डैश लिखते हैं। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक्स अक्ष की समीकरण क्या होती है। आपको बता दे रहे हैं हम, एक्स अक्ष की समीकरण होती है वाई बराबर 0, अर्थात एक्स पूरे एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है हर जगह कहीं पर भी, और वाई अक्ष की समीकरण होती है एक्स बराबर 0, यानी वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। उल्टा होता है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0, और यही इन रेखाओं की, इन अक्षों की समीकरण होती है। एक्स अक्ष की समीकरण वाई बराबर 0 है, वाई अक्ष की समीकरण एक्स बराबर 0 होता है। इस बात को भी लिख ले रहे हैं। एक्स अक्ष की समीकरण वाई बराबर 0 होती है। वाई अक्ष की समीकरण एक्स बराबर 0 होती है। अब और बात समझते हैं। ये तो हमने समझ ली। देखिए ध्यान से कि ये वाई अक्ष है, मैं एक और बना रहा हूं रेखा जो वाई अक्ष के समांतर है। ये मैंने एक रेखा और बनाई है जो वाई अक्ष के समांतर है, और ये मूल बिंदु से ए दूरी पर है, यानी इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, ए है। तो इसकी समीकरण होगी एक्स बराबर ए। लेकिन ऐसे ही एक समीकरण में वाई अक्ष के बाई तरफ भी बना सकता हूं, और वो भी ए दूरी ली है मैंने। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष के दाईं तरफ प्लस होता है, बाईं तरफ माइनस होता है, वाई अक्ष के ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। अर्थात इधर जब माइनस की तरफ हम जाएंगे तो इसकी समीकरण होगी एक्स बराबर माइनस ए। दाईं तरफ होगी एक्स बराबर प्लस ए और बाईं तरफ होगी एक्स बराबर माइनस ए, और माइनस ए को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगी एक्स प्लस ए बराबर 0, और अगर एक्स बराबर ए को बाईं तरफ ले आएंगे तो एक्स माइनस ए बराबर 0। तो ये उन रेखाओं की समीकरण है जो वाई अक्ष के समांतर हैं और वाई अक्ष से ए दूरी पर है। इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए आप, ये तो रही बात वाई अक्ष के समांतर, लेकिन इसी तरह हम एक्स अक्ष के समांतर भी रेखाओं को देखेंगे। देखिए ये मैंने रेखा बनाई है, ये एक्स अक्ष के समांतर है, और मान ले रहे हैं कि इसकी मूल बिंदु से दूरी बी है, ये मान लिया हमने बी है। तो फिर इसकी समीकरण होगी वाई इक्वल टू बी, क्योंकि ये वाई अक्ष पर है और बी दूरी पर है। अच्छा ऐसे ही इसको वाई इक्वल टू बी को अगर बी को इधर ले आए तो ये हो जाएगी वाई माइनस बी बराबर 0। ऐसे ही एक नीचे भी बना सकते हैं इसकी माइनस की दिशा में। ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, तो ये भी दूरी हम बी मान रहे हैं, लेकिन ये भी दूरी जो है वो माइनस की तरफ है, इसलिए इसकी समीकरण होगी वाई इक्वल टू माइनस बी, और माइनस बी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस बी इक्वल टू 0। इस तरह से हमने 4 रेखाओं के समीकरण समझ लिए, एक्स अक्ष के, वाई अक्ष के, एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर। तो हम इसको भी लिख दे रहे हैं कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं की समीकरण एक्स बराबर ए या एक्स बराबर माइनस ए होती है। इसी तरह हम ये भी लिख दे रहे हैं कि वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण वाई अक्ष के समांतर
रेखाओं के समीकरण y बराबर b और y बराबर माइनस b होती हैं। देखिए हमने 8 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, एक दो भी मेरे दिमाग में और आ रहे हैं, वो भी बता दे रहा हूं मैं। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आज हम कर क्या रहे हैं कि इस चैप्टर को स्टार्ट किया है तो उसके कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए और भी समझते हैं। 8 हमने समझ लिए। 9 देखिए ये हमारी एक्स अक्ष है और ये हमारी वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु है। एक रेखा बनाई हमने जो मूल बिंदु से होकर जा रही है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली जो भी रेखा होती है उसकी समीकरण क्या होती है? 9 यहां से लिख देना है। ये चित्र जो है इसी का है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण किस रूप की होती है? y बराबर mx के रूप की होती है। यहां पर x y तो दो चर हैं और m क्या है? वैसे तो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे कि m को प्रवणता कहते हैं, लेकिन अभी तो आप ये समझ सकते हैं कि m यहां पर एक अचर राशि है, अर्थात m का कोई भी वास्तविक संख्या है। यहां पर हम ये कह सकते हैं, लेकिन अगली क्लास में आप पढ़ेंगे कि m को प्रवणता कहते हैं, जहां m एक वास्तविक संख्या है। तो ये 9वां कॉन्सेप्ट हो गया। 10वां कॉन्सेप्ट देखो, जैसे मान लो कोई एक समीकरण है x बराबर 3, ये कोई समीकरण है, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। अब मानक रूप क्या होता है? हमारा मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसको ये मानक रूप है, इस रूप में हम इसको लिखना चाह रहे हैं। तो इस रूप में लिखने का मतलब है कि इसमें x भी हो, y भी हो और a b c 3 अक्षर पद हो। यहां पर हमें y दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे केस में हम इस मानक रूप में इसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे कि x के गुणा में लिखेंगे 1। गुणा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी को भी गुणा करो वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और y इसमें है नहीं, तो इसलिए अपनी तरफ से 0 गुणा y लिख सकते हैं। 0 की y से गुणा करोगे तो 0 आएगा, और 0 इसका मतलब है कि हमने 0 को इसमें जोड़ा है। 0 को किसी में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये 3 को बाई तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 का जो मानक रूप है, अर्थात ये वाला इस फॉर्म में है। अब ये कहेंगे आप कि समीकरण, ये रैखिक समीकरण है। समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए 11वीं, कि जैसे ये इसमें केवल x था, ऐसे ही ऐसी भी समीकरण हो सकती है जिसमें केवल y हो। जैसे y बराबर इधर प्लस का दिख लिया है, हमने माइनस का भी हो सकता है, माइनस का 5 ले रहे हैं। चलो अब इसको भी हम इस रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इसमें x नहीं है तो अपनी तरफ से 0 कर लो, 0 गुणा x प्लस 1 गुणा y, और -5 को इधर ले आओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर 0 लिखा जा सकता है। तो ये कुल 11 कॉन्सेप्ट हो गए आपके इस चैप्टर के। चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। कॉन्सेप्ट तो और भी ज्यादा है, लेकिन आपके क्लास के सिलेबस के हिसाब से केवल इतने ही जो कॉन्सेप्ट है वो सभी मैंने बता दिए हैं। और अब इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।